अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने नरकोट या एंड्रोसियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा था। उसमें स्पेशली जीरेदान की अंदरूनी साख या टीएस ऑफ एंथर जिसे कहा जाता है, जीरे की साख और नर जवाजे के बनने का अमल है जिसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस लेक्चर में हमको गायनोसियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, यानी इससे रिलेटेड दो सवाल को हमको पढ़ना है। एक सवाल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बैजे की साख और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मादा जवाजे के नमों का या उसके बनने का अमल। इसके बाद अगर वक्त बचता है तो इसे अपन कंटिन्यू करेंगे जेरगी को, पॉलिनेशन को। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या फूल की साख को पढ़ा गया था, या जब आपने पढ़ा है उसको, मैंने पढ़ाया उसको आपको, तो हमने ये देखे कि यहाँ ये मादा पत्तियों में यानी उसके इकाई को गायनोसियम के मादा कोट के इकाई को पुण्य मादा पत्ती कहते थे। उसके इकाई को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये वाला हिस्सा बैजेदान या ओहरी ये कहे थे हमने इसको। इस हिस्से को इसकी मोस्टली या स्टाइल कहा गया था और इसे कलगी या स्टिग्मा। ओके, चलिए अब ये जो बैजे है यहाँ इस बैजेदान में पाए जाएंगे, तो ये किस तरह के होते हैं, इस पर किस तरह का सवाल आता है। इसमें दो तरह से सवाल आ सकता है, या तो इसकी एक डायग्राम, इसकी शक्ल, या इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी पूरी साख लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, अगर इसकी डायग्राम हम बनाते हैं, इसकी लेवलिंग को याद रखते हैं, तो इसे लिखना बहुत आसान है। तो यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ की जा रही है। अब साथ ही साथ अब भी उसको बना लीजिए। देखिए, जब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का सवाल आता है तो यहाँ बीजा नबातात में ज़्यादातर पौधों में, मेजॉरिटी में एनाट्रोफस ओव्यूल यानी उल्टा बैजा पाया जाता है। ये एनाट्रोफस ओव्यूल क्या होता है? जब ये बैजे की साख हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एनाट्रोपस किसे कहते हैं। इसकी 3 टाइप से मेजर, वैसे 4 टाइप्स होती है इसकी, लेकिन मेजर 3 टाइप्स है, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और एनाट्रोपस। तो किसे कहते हैं एनाट्रोपस, किसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, पहले ये बैजे की साख पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। तो जब एनाट्रोपस बैजे की साख हमको बनाना है तो देखिए इसे कैसे ड्रॉ करना है, आप उसके साथ ही साथ आपने ड्रॉ भी कर लेना और इसकी लेवलिंग भी कर लेना। यहाँ दरम्यान में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा एम्ब्रियो सैक जुनैनी थैली कहलाता है। इस जुनैनी थैली के ऊपर 2 हिफाजती गिलाफ है। इसको हिफाजती गिलाफ या गिलाफ से आप कह सकते हैं। ये वाला एक और ये दूसरा हिफाजती गिलाफ। ये इसका डंठल। तो ये जो बैज है इस तरह से उल्टा है, इसलिए इसको एनाट्रोपस कहा गया है। तो इस पर ये जो 2 हिफाजती गिलाफ है, इनको आप हिफाजती गिलाफ से वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें कहा जाता है इंट्यूगमेंट्स। जाहिर सी बात है 2 है तो बाहर वाले को बैरूनी गिलाफ, अंदर वाले को अंदरूनी गिलाफ, ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक जानिब यहाँ हमने देखी कि सुराख है, सुराख्चा इसे कहा जाता है। इसको माइक्रोपाइल, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोपाइल, यानी इस पर हिफाजती गिलाफ इंट्यूगमेंट कह रहा है।
एक जानिब इसके सुराग है, इसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं। इस माइक्रोपाइल का अपोजिट, ये इसका असास वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं चलाजा। ओके, इसके बाद इसका ये जो डंठल है, ये डंठल कहलाता है फ्यूनिकल। क्या कहते हैं इसको? फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलर या फ्यूनिकल। ये बेजेदान से जहां जुड़ा होता है, इस हिस्से को कहते हैं प्लासेंटा। और जहां ये फ्यूनिकल यानी ये वाला हिस्सा बेजे से जुड़ा है, उसे कहा जाता है इलियम। ठीक है, यानी हिफाजती ग्लाफ, दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक जानिब उसके सुराग माइक्रोपाइल, उसका डंठल फ्यूनिकल, प्लासेंटा जहां बेजेदान से जुड़ा है, इलियम बेजे से जहां फ्यूनिकल जुड़ा है वो हिस्सा, और माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला हिस्सा है बेजे का असास, चलाजा कहलाएगा। ये जो दरम्यान वाला हिस्सा है इसको न्यूसेलस कहती है पूरे हिस्से। ये जुनैनी थैली, इसमें 8 खलियात है। इन 8 में से 3 यहाँ माइक्रोपाइल की जानिब, यानी ये माइक्रोपाइल वाले हिस्से में 3 खलियात, याद रखिए। इन 3 में से यहाँ दरम्यान वाला ये जो खलिया है, ये एक, इसको एग सेल कहा जा रहा, बैजा खलिया, और इसके अतराफ इस तरह से 2। ठीक है, ये 3 खलिया। इसके दरम्यान में 2 खलियात है यहाँ पर, यानी ये एक खलिया है, इसमें से 2 मरकज है। ओके, एक दूसरे से जुड़े हुए 2 खलिया, और यहाँ चलाजा की जानिब ये 3 खलिया। मतलब ये हुआ कि माइक्रोपाइल की जानिब 3 खलिया, दरम्यान में 2, और चलाजा की जानिब 3 खलिया। इनमें से ये जो दरम्यान वाला है, इसे एग सेल बैजा खलिया ये कहेंगे। इसके अतराफ के 2 है, ये और ये वाला, इन्हें कहा जाता है साइनरिजिड्स। ओके, दरम्यान वाले जो 2 है इन्हें सानवी मरकज़े, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस। ओके, और ये जो 3 जो चलाजा की जानिब है, इन्हें एंटीपोडल सेल। ठीक है, यानी जब ये बेजे की साख पूछी जाएगी तो ये सब लेवल, हर एक लेवल का अगर एक पॉइंट लिखा जाए तो बहुत काफी हो जाएगा। इसमें इसके ऊपर हिफाजती ग्लाफ 2 मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे हैं हम, एक जानिब इसके सुराग इसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं, इसका माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला हिस्सा या इसका असास इसको चलाजा कह रहे हैं, जहाँ बेजेदान से जुड़ा है वो हिस्सा प्लासेंटा कह रहे हैं, इसके डंठल को फ्यूनिकल कह रहे हैं, ये फ्यूनिकल जहाँ बेजे से जुड़ा है वो हिस्सा इलियम कहला रहा है। दरम्यान वाला हिस्सा न्यूसिलस कह रहा है, न्यूसिलस में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा हिस्सा है, जुनैनी थैली कहला रहा है। और इस जुनैनी थैली में एम्ब्रियो साइट में 8 खलियात है। इन 8 खलियात में 3 माइक्रोपाइल की जानिब, 2 दरम्यान में, 3 चलाजा की जानिब। माइक्रोपाइल की जानिब में के 3 में के दरम्यान वाले को एक सेल, उसके अतराफ वाले 2 को साइनरिजिड्स, दरम्यान वाले 2 को सेकेंडरी न्यूक्लियस, और चलाजा की जानिब के 3 को एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद कभी कभी इसके जो हिस्से उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, अफाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इंस्ट्रूमेंट का काम जाहिर सी बात हिफाजती ग्लाफ करे, हिफाजत करना इस बेजे की, और साथ ही साथ जब 12 अवरी का अमल हो जाएगा तो ये बेजा बीज में तब्दील हो जाएगा, तो वो बीज के छिलके में तब्दील हो जाता है। और अपन नेक्स्ट पीरियड में जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बीज के बनने का अमल, फल के बनने का अमल पढ़ेंगे तो उसमें उसको वाज़ेह तौर पर पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो खलियात है उनका इम्पोर्टेंस देखिए क्या है। दरम्यान वाला एक सेल, उससे एक मेल गैमेटिक नरजवाजा मिलाप करता है और एम्ब्रियो जगता बनता है, इसके साथ मिलाप। ये जो सानवी मरकज है इसके साथ दूसरा नरजवाजा मिलाप करता है और बरूने तुक्म या एंडोस्पर्म तैयार होता है। ये साइनरिजिड जो है ये 12 अवरी के अमल में मेल गैमेट्स को ये एक सेल से मिलाने में मदद करते हैं, ये उसे डायरेक्ट करते हैं, और एंटीपोडल सेल जो है इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से
ये बेजे के जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं उनके अफाल कभी कभी इनको पूछा जाता है। बाकी के हिस्से जैसे फिनिकल है, ये फिनिकल इसको गिदा फराहम करता है, प्लासेंटा से गिदा हासिल करता है, एरियम इसको जोड़ने का काम करता है वगैरह। इस तरह से माइक्रोपाइल है, इससे पोलन ट्यूब या गिरा नली इस बेजे में दाखिल होती है। तो ये मुख्तसरन बेजे की साख, उसकी शक्ल है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की अफाल। तो अगर इसकी डायग्राम पूछी जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसकी साथ पूछी जाए तो डायग्राम के साथ ही पूरे पॉइंट्स को लिखना है आसानी से। अगर डायग्राम बना सकते हैं तो उसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। साथ ही साथ आप इसकी डायग्राम बनाकर अपने लफ्ज़ों में अपने नोटबुक के अंदर जो है तो इसके नोट बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसे हम देखते हैं। उससे पहले मैंने आपको ये कहा था कि एनाट्रोपस इसे क्यों कहा जाता है, चलिए याद रखिए इसको। वैसे 3 टाइप्स मैंने आपको कहा था, एक को ऑर्थोट्रोपस कहा जाता, दूसरे को एम्फीट्रोपस कहा जाता और तीसरे को ये वाला एनाट्रोपस। अब ये ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस ये नाम कैसे दिए गए तो याद रखिए। ये पहले वाला जो है इसमें जैसे ये बेजा हमने अभी देखे कि ये दरम्यान वाला हिस्सा न्यूसिलस है, एम्ब्रियो से आके उसके ऊपर ये दो हिफाजती ग्राफ है, ये वाला हिस्सा इसका तलाजा है, ये वाला हिस्सा इसका फिनिकल है, ये इसका माइक्रोपाइल है। तो ये 3 हिस्से हैं इंपॉर्टेंट, एक माइक्रोपाइल, ये तलाजा और ये फिनिकल। माइक्रोपाइल, तलाजा और फिनिकल अगर ये एक ही मेंबर पर हो, देखिए यहाँ एक ही मेंबर पर है, ठीक है, अगर एक ही मेंबर पर है तब इस बेजे को ऑर्थोट्रोपस कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थोट्रोपस। और अगर ये 2 मेंबर पर हो, इस तरह से देखिए यहाँ बना रहा हूँ इसको, जैसे ये है ओके, एक ये है मेंबर, एक दूसरा ये, यानी इस तरह से। तो यहाँ ये 2 मेंबर पर है और 2 मेंबर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से, जिसे हम उमोदी कहेंगे। तो यहाँ इसे हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। और तीसरी टाइप ये वाला जो बेजा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर ये इसका फिनिकल है और ये बेजा इस तरह से है। तो यहाँ फिनिकल, माइक्रोपाइल और चला जाए, ये 2 मेंबर पर है, यहाँ भी 2 मेंबर पर है लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे से मुतवाज़ी है। तो यहाँ अगर ये एक दूसरे से मुतवाज़ी हो, 2 मेंबर पर अगर हो तो उसे एनाट्रोपस से उल्टा बेजा कहा जाए। ये डायग्राम इसलिए यहाँ बनाई जाती है या इसे इसलिए पढ़ा जाता है कि एंजियोस्पर्मिक पौधों में 90% से ज़्यादा पौधों के अंदर ये एनाट्रोपस या ये उल्टा बेजा मौजूद है। बाकी के टाइप्स बहुत सारे फूलों में है, एक और एक टाइप्स है, लेकिन ये 3 इसके मेजर टाइप्स को याद रखिए। चलिए उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को पढ़ते हैं। ये भी याद रखिए आप लोग, इसकी शक्ल बना लीजिए और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इसको वादे आप अपने तौर पर कर सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में याद रखना है आपको, जैसे मेल गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में हमको पढ़ना है। कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ, चेंजेस उसके अंदर है, उसको अगर याद रखते हैं तो ये दोनों सवाल एक साथ हो सकते हैं, यानी नर दरवाजे के बनने का अमल और मादा दरवाजे के बनने का अमल। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने देखे थे कि जीरेदान में जो खलियात होते हैं उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा था। क्या कहा था उसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ बेजे में जो खलियात हैं उन्हें मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मेगास्पोर मदर सेल। अब इसे मेगास्पोर, उसको माइक्रोस्पोर क्यों कहा जा रहा? क्योंकि ये खलियात जसामत के एतबार से बड़े हैं और वो खलियात जसामत के एतबार से छोटे हैं। माइक्रो यानी छोटा, मेगा यानी बड़ा, इसीलिए दोनों में फर्क या दोनों को इस तरह से बोला गया कि माइक्रोस्पोर मदद से मेगास्पोर मदद से, यानी मेगास्पोर को बनाने वाले मादरी खलियात। अब ये मेगास्पोर को बनाने वाले मादरी खलियात ये बेजेदान में मौजूद है, यानी यहाँ हम इसको लिख लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल। बहुत सिंपल चीज है, जैसे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n थे वैसे ये भी 2n हो गया, यानी क्रोमोसोम के 2 सेट यहाँ इसमें मौजूद है।
फिर हमने वहां देखे थे कि वहां मियोसिस कली तकसीम का अमल होगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी मियोसिस यानी तकलीदी तफ्कीकी कहते हैं उसको, ये मियोसिस कली तकसीम होगी। और मियोसिस कली तकसीम जब होती है वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि 1 से 4 खलियात बनते हैं, जैसे वहाँ वैसे यहाँ भी 1 से 4 खलियात बनेंगे। ये जो 4 खलियात बनेंगे इन्हें मेगास्पोर, क्या कहेंगे इसको? मेगास्पोर कहेंगे। वहां हमने उसको माइक्रोस्पोर कहा था। और ये जो मेगास्पोर है वहां जो माइक्रोस्पोर थे वो भी, और ये मेगास्पोर, ये दोनों भी जो है, क्योंकि यहाँ 2n था तो ये n नंबर यानी क्रोमोसोम के एक सेट में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ माइक्रोस्पोर की जगह मेगास्पोर याद रखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जगह माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल याद रखना है। बाकी सेम टू सेम मियोसिस उस तरह से होगा। फिर वहां पर नेक्स्ट में अपने देखे थे वैसे ही यहाँ थोड़ी सी तब्दीली है, वो ये है कि ये जो 4 खलिया तैयार हुई है इनमें से एक खलिया बाकी रह जाएगा और बाकी के जो 3 खलिया थे इनको गिजा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और ये इनकी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद ये जो एक खलिया है इसका नशोनुमा होगा, इसका नमो होगा, इसका ग्रोथ होगा। ये खलिए का ग्रोथ होने के बाद यानी ये अब मेगास्पोर कहला रहा, ये खलिए का नशोनुमा होने के बाद इस खलिए में पहली फर्स्ट यानी 3 बार माइटोसिस कली तकसीम इसके बाद होगी। उसमें से पहली माइटोसिस जो होगी यानी फर्स्ट माइटोसिस जब होगी यहाँ पर, तो अरे अब मसारी, यहाँ तकलीदी कली तकसीम हो रही है, याद रखिए यहाँ मसारी कली तकसीम हो रही। जब मसारी कली तकसीम हो रही है n नंबर को बरकरार रखा जाएगा। तो यहाँ पहली और मसारी में 1 से 2 खलियात बनेगी, यहाँ मियोसिस में 1 से 4 बने थे। तो यहाँ जो है यहाँ पहली मसारी कली तकसीम होने के बाद 2 खलियात तैयार होगी, वो खलियात यहाँ पर 2 हो गए, यानी यहाँ 2 खलियात वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यानी पहली मसारी कली तकसीम हुई, 2 खलियात बने, फिर नेक्स्ट स्टेज उसके बाद दूसरी मसाली कली तकसीम होगी, सेकंड माइटोसिस। ठीक है, अब ये बनेंगे तो दोनों में होगी, यानी 2 से 4 खलियात बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरी थर्ड माइटोसिस सेल डिवीजन या तीसरी मसाली कली तकसीम होगी, और ये जो थर्ड या तीसरी माइटोसिस होगी, इस थर्ड माइटोसिस में ये 4 से 8 खलियात बनेंगे। ये जो 8 खलियात है इनमें से 3 यहाँ पर, अगर वो बैजे की साख देखे आपने तो उसमें से देखे थे माइक्रोबाइल की जानिब, 2 यहाँ दरम्यान में और 3 इस तरफ मैंने चला जाके जानिब इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। इनमें से ये जो 2 है दरम्यान वाले, ये दो खलियात आपस में जुड़ जाएंगे और एक खलिया एक सेल बनाएंगे और ये मादा जवाबे का मुकम्मल नशोनुमा हो जाएगा, जिनमें से 3 खलिया ये माइक्रोफाइल के जानिब, ये 2 खलिया यहाँ दरम्यान में, इन्हें 2 खलिया एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और 3 जो है यहाँ पर इस तरह से एंटीपोडल सेल की तरफ। ये 3 फिर हमने उसको डिटेल में पढ़ा है, याद रखना आपने इसको एक सेल, दोनों को साइनर्जिस, इसको सानी मरकज़, इनको एंटीपोडल सेल्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर इसको फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, बहुत बार इसको पूछा जाता है कि इसमें कितने खलियात कितने मरकज़े हैं। तो याद रखिए इसमें 8 खलियात जरूर है, लेकिन इसमें 7 खलियात है। 8 खलियात जरूरी है लेकिन 2 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब इसका सवाल ऐसा पूछा जाता है कि इसमें खलियात कितने हैं मरकज़े कितने हैं, याद रखिए इसमें 7 खलियात 7 सेल्स याद रखिए और 8 न्यूक्लियस 8 मरकज़े, क्योंकि ये 2 खलियात एक दूसरे से जुड़कर, इसमें मरकज़े तो 2 होते हैं लेकिन खलिया एक ही बन जाता है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 खलियात हो गए और 8 मरकज़े हो गए। इसकी लेबलिंग आप लोगों ने कर लेना, ऑलरेडी बैजी के साथ मैंने आपको बताया हूँ। तो इस तरह से ये फीमेल गैमेटोफाइट के बनने का अमल हुआ या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि मेल गैमेटोफाइट के बनने का अमल ये बहुत दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों से बिल्कुल कंपैरिजन में अगर पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद रखना होगा। तो छोटी मोटी जो तब्दीली है उसे याद रखिए और दोनों को भी साथ ही साथ आप पढ़ेंगे।
तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं पॉलिनेशन को। तो चलिए याद रखिए फीमेल गैमेटोफाइट और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को, और आगे का सवाल शुरू करते हैं। डायग्राम बना लीजिए और इसके नोट्स आप लोग बना लीजिए। चलिए पॉलिनेशन या ज़ेरगी हम किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। हमने ये देखा है कि फूल में नरकोट और मादाकोट, इन्हें तवलीदी हिस्से कहा जाता है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से है, बहुत अहम हिस्से। ये नर मादा पत्ती है, यहाँ पर ये नर पत्ती है। अब इसमें जब जीरे तैयार हो जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के दौरान, जब बेजे तैयार हो जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के दौरान, तो तब ये जो जीरे हैं जब ये बालिग होते हैं तो ये जीरेदान से निकल जाएंगे। उसको जीरेदान के फटने का हमने कहे थे, और इससे बाहर निकलने के बाद ये जीरे जो है ये जीरे इस कलगी पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि जीरो का जीरेदान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होना, जीरो का जीरेदान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होना क्या कहलाएगा, ज़ेरगी या पॉलिनेशन कहलाएगा। तो ज़ेरगी या पॉलिनेशन को हमको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि जीरो का जीरेदान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होना। ठीक है, सिर्फ यहाँ जीरे जीरेदान से निकल रहे कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं, उसे हम ज़ेरगी कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि जीरे उस फूल के कलगी पर भी मुंतकिल हो सकते हैं, जीरे दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल हो सकते हैं, जीरे उसी पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल हो सकते हैं, जीरे दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल हो सकते हैं, दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो उस पर से उसकी 2 टाइप बनाई गई है। एक को हमने सेल्फ पॉलिनेशन कहा, खुद ज़ेरगी, और दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन या पारज़ेरगी कहा। तो हम चलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे। तो याद रखिए बहुत आसान है। इसकी जो पहली टाइप है यानी ये वाली सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे खुद ज़ेरगी कह रहे हैं। ज़ेरगी हमारे समझ में आ गया कि जीरो का जीरेदान से निकालकर कलगी पर मुंतकिल होना। अब हमको समझना है कि खुद ज़ेरगी हम किसे कहेंगे। अब खुद लफ्ज़ से समझ में आता है, खुद में खुद हो रही है, तो यहाँ कोई ज़राए की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो खुद ज़ेरगी है, तो खुद ज़ेरगी हम किसे कहेंगे। देखिए इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। जैसे ये एक फूल है, ये इसकी कलगी है, ये इसी फूल का ये जीरेदान है, यहाँ से जीरे निकल रहे इसमें मुंतकिल हो रहे। मतलब ये हुआ कि जीरे भी उसी फूल के हैं, कलगी भी उसी फूल की है। दूसरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक पौधा है, यहाँ पर एक फ्लावर है, इसकी एक कलगी है, ये दूसरा फ्लावर है, इसका ये जीरेदान है। तो यहाँ से जीरे निकलेंगे और इस पर मुंतकिल होंगे। अब देखिए ये जो 2 कंडीशंस है, इसमें क्या हुआ कि एक ही फूल के जीरे उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा कि फूल ये 2 है, एक फूल के जीरे दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन ये पौधा एक ही है, प्लांट सिंगल सेम एक ही। तो यहाँ हमको याद रखना है कि जब जीरे जीरेदान से निकलकर उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं, जीरे जीरेदान से निकलकर उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं, या दूसरी कंडीशन क्या है, जीरे जीरेदान से निकलकर दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये दोनों फूल एक ही पौधे के हैं। दोनों फूल कैसे हैं, एक ही पौधे के हैं, तब उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, तब उसे हम खुद ज़ेरगी कहेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में कंडीशन ये है कि एक ही पौधे का होना लाजमी है, ज़रूरी है। यानी जीरे जीरेदान से निकल रहे हैं उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं, या जीरे जीरेदान से निकलकर दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल तो हो रहे हैं लेकिन दोनों फूल एक ही पौधे के हैं, तब हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो इस 2 कंडीशंस के एतबार से इसे 2 किस्मों में तब्दील किया गया है। एक को कहते हैं ऑटोगैमी, यानी ये पहली वाली कंडीशन, यानी यहाँ ऑटोगैमी हम किसे कहेंगे, याद रखिए कि जीरे जीरेदान से निकलकर उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल। तो सिंपल चीज़ है, जब उसी फूल के पौधे पर मुंतकिल हो गए, उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल हो गए, तो पौधा तो एक ही होगा, लाजमी है। और इसकी जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मिराबिलिस बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, ये इसकी एग्जाम्पल है, मटर का पौधा इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ याद आपको रखना है कि ऑटोगैमी हम उसे कहेंगे कि जीरे जीरेदान से निकलकर उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल। बहुत सिंपल से याद रख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल याद रखिए। दूसरी टाइप इसकी जो है
उसको कहा जाता है डिटेनोगैमी। इसमें शर्त है कि धीरे धीरे से निकलकर दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहा है, लेकिन पौधा एक है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे से निकलकर दूसरे फूल के कलगी पर उसी पौधे पर मौजूद दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल, यानी उसी पौधे पर मौजूद बोलिए तो एक पौधा वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ हमको याद रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे से निकलकर उसी पौधे पर मौजूद दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल, उससे हम डिटेनोगैमी कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल, तो ये दोनों में याद रखिए। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा ककड़ी हम जिसे कहते हैं, बहुत सारे और दीगर एग्जाम्पल्स इसके हैं। तो डिटेनोगैमी में दो फूल है लेकिन पौधा एक है, ये हमको याद रखना होगा। उसके बाद दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम पारजेरी कह रहे हैं। यहाँ पार जब लग आ रहा है तो किसी जगह मुंतकिल होना ये उससे वाजे होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में या पारजेरी में हमको याद रखना है कि जीरो का जिरेदान से निकलकर दूसरे पौधे पे मौजूद फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल ये है। यानी जीरे जिरेदान से निकल रहे हैं और दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं। पौधा दूसरा है, यानी यहाँ दो पौधे हैं, यहाँ ये दो पौधे होना जरूरी है, यहाँ एक ही पौधा होगा। तो जब अगर दो पौधे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, धीरे जिरेदान से निकलकर दूसरे पौधे पर मौजूद फूल के कलगी पर मुंतकिल अगर होते हैं, या जब दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं, तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, तब उसे हम पारजेरी कहेंगे। जैसे यहाँ हमने देखे थे कि इसकी दो टाइप्स है, वैसे इसकी भी दो टाइप्स है। एक जो पहली टाइप है इसको कहा जाता है जीनोगैमी, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे रोज, जैस्मीन वगैरह। तो ये जो जीनोगैमी है, ये जीनोगैमी में हमको क्या याद रखना है कि जीरो का जिरेदान से निकलकर दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल, लेकिन दोनों पौधे एक ही नूह के हो, एक ही स्पीसीज के हो। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़े थे स्पीसीज किसे कहते हैं। जानदारों का ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम कुछ एक जैसे हो, दो अलग अलग मुख्तलिफ नूह के पौधे नहीं है। यहाँ पर यहाँ एक ही स्पीसीज के पौधे हैं। अगर एक ही स्पीसीज एक ही नूह के पौधे अगर है तब हम उसे जीनोगैमी कहते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन, मखलूती अमल। यहाँ ये मखलूती अमल, मखलूत के माने हैं दो अलग अलग मुख्तलिफ, तो फिर हमारी डेफिनेशन बदल जाएगी। ये जीरो का जिरेदान से निकलकर दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल होने का अमल, जिसमें दोनों पौधे मुख्तलिफ नूह के हो या अलग अलग नूह के हो। जब दो मुख्तलिफ नूह हैं, दो अलग अलग नूह हैं, यानी यहाँ स्पेसीज जो है ये स्पेसीज एक होना चाहिए, यहाँ स्पेसीज दो होना चाहिए। अगर यहाँ दो स्पेसीज है तो तब हम उसे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और ज़्यादातर पौधों में ये हाइब्रिडाइजेशन जो है तो ये आर्टिफिशियल मसनवी तरीके से किया जाता है। कुछ पौधों में नेचुरल वे से होता है, लेकिन अक्सर हम इसको मसनवी तरीके से करते हैं। और इसके बहुत सारी स्पीसीज आज मार्केट में या जो फसल के तौर पर पौधे बोए जाते हैं उनकी मौजूद है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स जो है कॉटन है, हाइब्रिड जवाद जिसे हम कहते हैं वो है, और कई आपको एग्जाम्पल इसके मिलेंगे। कॉटन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि कॉटन में जो है कपास में जो है तो ये आपको इस तरह का यानी हाइब्रिडाइजेशन का अमल वाले पौधे आपको मिलेंगे, मखलूती पौधे मिलेंगे। तो यहाँ जो देरगी का अमल है, इस देरगी के अमल को डिटेल में आप याद रखिए कि देरगी किसे कहते हैं। जीरो का जिरेदान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होना। फिर इसकी दो टाइप याद रखिए, खुद देरगी और पार देरगी। खुद देरगी किसे कहेंगे? धीरे जिरेदान से निकलेंगे उसी फूल के कलगी पर, या दूसरा फूल अगर है तब भी लेकिन वो उसी पौधे का है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। उसकी दो टाइप्स हमने पढ़े, एटोगैमी, डिटेनोगैमी। एटोगैमी हम उसे कहेंगे कि जीरो का जिरेदान से निकलकर उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होना, एग्जाम्पल उसकी की है। डिटेनोगैमी हम उसे कहेंगे कि जीरो का जिरेदान से निकलकर दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल होना, लेकिन वो फूल उसी पौधे पर मौजूद है, उसका एग्जाम्पल कुकुरबिटा है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने ये देखे थे कि जीरो का जिरेदान से निकलकर दूसरे पौधे के फूल के कलगी पर मुंतकिल होना, यानी यहाँ पौधे दो हो, ये कंडीशन है। इसकी दो टाइप्स हमने देखे थे कि जीनोगैमी
दो पौधे तो है, लेकिन अगर एक ही नुकी अगर है, एक ही स्पीसीज के है, तो हमने उसे जीनोग्रामी कहे थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है, कई एग्जाम्पल अपने सामने आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इसकी दूसरी टाइप है। इसमें जीरो का जीरो जहाँ से निकलकर दूसरे पौधे के फूल के कलमी पर मुंतकिल होना, जिसमें दोनों पौधे मुख्तलिफ उनके हो, अलग अलग स्पीसीज के हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कॉटन है। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओइल, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलिनेशन या ज़ेरगी का अमल। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह ताला ज़ेरगी के ज़राए, यहाँ हमने जब क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ा है तो बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ दो पौधे हैं, तो ये जीरे ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ मुंतकिल नहीं होंगे। कुछ ज़ेरगी में सिंपल वे ये हो सकते हैं कि यहाँ ये इसी फूल के जीरे है, इसी फूल के कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं, इसीलिए इसको ऑटोगैमी भी कहा गया है खुद ब खुद। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पार ज़ेरगी में जब इस जीरो को मुंतकिल करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो कोई ना कोई ज़रिया लगेगा, और वो जो ज़रिया है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ज़ेरगी के ज़राए कहते हैं हम। तो अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में इस ज़ेरगी के ज़राए को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगले चैप्टर में।